तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब को। आप उनसे सवाल पूछिए। स्क्रिप्ट तय है, किसी के ऊपर टिप्पणी करना बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बीएमसी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में मानो दूरियां सिमट रही हैं और विरोधी एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। जिस मुंबई में कभी सियासी दीवारें बहुत ऊंची थी, वहां पर अब समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक जिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक दूसरे का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता था, आज वही ठाकरे बंधु बीएमसी चुनाव के लिए साथ आने के संकेत दे चुके हैं। मराठी अस्मिता और मुंबई की सत्ता दोनों को लेकर साझा रणनीति साफ नजर आ रही है। और अब इसी कड़ी में एक और बड़ा मोड़ सामने आया। एनसीपी के चाचा भतीजे शरद पवार और अजित पवार, जो कि एक दूसरे के सियासी विरोधी बन चुके थे और अब बीएमसी चुनाव में कुछ सीटों पर साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि दोनों गुटों की राहें राज्य की राजनीति में अलग हैं, लेकिन मुंबई के गणित ने उन्हें करीब ला दिया है। अजित पवार एनडीए का हिस्सा है, जबकि शरद पवार विरोधी मोर्चे में शामिल हैं। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, फिर भी बीएमसी चुनावों की मजबूरी ने उन्हें करीब ला दिया। अब जनता पूछ रही है, यह करीबी है या फिर सियासी मजबूरी? दरअसल बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है और इसकी सत्ता महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर स्थायी दोस्त नहीं बल्कि फायदे की साझेदारी नजर आ रही है। आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। चुनाव में उनका अलायंस नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है। अब जवाब उनको देना है ना, आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजित पवार को देना है। बीजेपी को शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है, उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जिस बीजेपी के साथ आपका विरोध रहा हमेशा, तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब। कुछ भी ऐसी मतभेद है तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिकली नहीं जाहिर करके, क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी के एक हिस्सा है, घटक पक्ष है दोनों, तो उस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दोनों भी पार्टी को कम डैमेज होगा। और ये जब इलेक्शंस आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो ये गर्मा गर्मी तो चालू होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो चीज बंद कमरों के बीच में डिस्कस हुई और मीडिया में कम डिस्कस होगी तो उनके ही पार्टी, दोनों पार्टी को कम डैमेज होगा। देखिए, कोई भी पक्ष ये नहीं तय कर सकता है कि कौन से पक्ष को मुक्त करके वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि एंड में जो हमारी जनता होती है वो सर्वश्रेष्ठ है और जनता तय करती है कि कौन चुन के आएगा। एज अ पार्टी और एज अ पक्ष हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे और जो सक्षम कैंडिडेट्स है उनको सामने बढ़। संजय राउत जी हर सुबह उठ के कोई न कोई टिप्पणी करना उनका बर्थराइट बन गया है। कभी वो सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर, तो कभी प्रधानमंत्री के ऊपर, कभी गौतम अदानी के ऊपर, कभी शरद पवार जी के ऊपर। अब जब शरद पवार और अजीत पवार बारामती में मिलते हैं गौतम अदानी जी से, तो उनको क्या आपत्ति हो रही है वो जाने, लेकिन उनका स्क्रिप्ट तय है, किसी के ऊपर टिप्पणी करना बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कहीं आपका विजन प्लान महाराष्ट्र के लिए नहीं बताना। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए सवालों का रुख करते हैं, जिसके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। पहला सवाल आज यही कि बीएमसी चुनाव कौन दूर कौन पास? मुंबई की सत्ता ने मिटाई सियासी दूरी, चुनावी गठबंधन या फिर मौके का सौदा? बीएमसी की जंग, दुश्मन क्यों बने दोस्त? कौन पास, कौन दूर, कौन कितना भरोसेमंद? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल चर्चा में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सीमा मलिक हैं, नेता एनसीपी शरद पवार गुट की, हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगी। और यूबीटी शिवसेना गुट के संजय द्विवेदी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। रमनीश बस जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत संजय द्विवेदी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी
ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है सियासी महकमे में कि बीएमसी चुनाव जीतने की जो मजबूरी है, उसने इस अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप में ये रिश्ता क्या कहलाता है का सवाल पैदा कर दिया है। कैसे आप लोग साथ साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, जो 20 सालों से एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। ऐसी कौन सी चुनावी मजबूरी कि चलिए साथ होकर लड़ लेते हैं। पूर्णिमा जी जरा बीजेपी से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, पीडीपी से कश्मीर समझौता क्यों किया था, क्या मजबूरी थी उनकी? अरे आने तो हरियाणा में द्विवेदी साहब, हरियाणा में जेडीसी पे क्यों किया था? आने तो दीजिए बीजेपी को। पहले तो अपने सवाल का जवाब दे दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता को आने तो दीजिए, फिर पूछ लिया जाएगा। जवाब दे रहा हूँ, मैं अपने सवाल का जवाब बखूबी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। देखिए, इस जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 साल पहले 35 साल पहले शिवसेना से गठबंधन किया, उनको था कि गठबंधन की पॉलिटिक्स आगे चल के चलेगी। और चूंकि महाराष्ट्र में राज ठाकरे हमारे परिवार है, उनका उद्धव ठाकरे से ऐसा कोई वो नाराजगी नहीं थी कि जिससे हमारा गठबंधन ना हुआ। ठीक है, हम 20 साल से मिले नहीं तो एक बात अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, उद्धव ठाकरे अलग हो सकती है। लेकिन चूंकि वो बाला साहब ठाकरे से नाराज हुए थे, जिसके बाद उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी। कोई उद्धव ठाकरे से नाराज होकर शिवसेना नहीं छोड़ी थी उन्होंने, इस हर किसी को पता है। तो जब आज की डेट में जब अगर पूरा महाराष्ट्र चाह रहा है, हमारे प्रमाणित प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री चाह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस चाह रहे हैं कि हम राज ठाकरे जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और पूरा महाराष्ट्र चाह रहा, तो अगर हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें मैं नहीं देखता हूँ कोई ऐसी बात है। और जब मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। ठीक है, हमारा उनका भी हम नहीं जुड़े उनसे, लेकिन आज समय ऐसा है, महाराष्ट्र की मांग है कि हम उनके साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसमें ऐसा कोई पीडीपी तक है नहीं जिनको इन्होंने नजरबंद कर दिया था। जेजेपी जो इनके विरुद्ध चुनाव लड़ी थी, चुनाव लड़ने के बाद मजबूरी सरकार बनाने के लिए जेजेपी हरियाणा में गठबंधन कर लिया। मायावती को देख ली, तमाम नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, मजबूरी होती तो उनके साथ गठबंधन कर लेते। रामविलास पासवान के पहले चाचा जी से गठबंधन किया, जब उनसे काम निकल गया तब उनके भतीजे से गठबंधन कर लिया। तो ये चीज आप देख लीजिए। इसको देखिए, हम लोग कोई वो हम शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे ऐसे नहीं है, हम कोई मतलब परस्त आदमी, हम मतलब परस्त नहीं है। हम किसी का अगर साथ देते हैं, अगर हमने कांग्रेस और एनसीपी का साथ दिया तो लोकसभा चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव भी लड़ा, और उनके साथ आगे तक हम बिल्कुल जैसे आज है उसी तरह उनके साथ रहेंगे। उनको धोखा देंगे। धोखा दिया किसने? बीजेपी ने उनको धोखा दिया, ना कि हमने उनको धोखा दिया। अगर उन्होंने 2019 अजीत दादा पवार के साथ उन्होंने सरकार न बनाई होती 2019 में, तो शायद हम ये सोचते हैं, हमको गवर्नर संग लेके गए होते फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस गवर्नर से अकेले मिलने जाते थे। अब आप देखिए, दोस्त हमारा है, उन्होंने 30 साल पुराने दोस्त के साथ गद्दारी की। एक नाथ शिंदे को ईडी सीबीआई 50 होके मुख्यमंत्री का ऑफर देके उनको तोड़ा। तो ये गलती कौन कर रहा है? यहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे गलत नहीं है, यहाँ गलत है देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, तो देखिए आप मतलब कुल मिलाकर आपने बाकी सबके इतिहास के पन्ने खोल दिए। लेकिन ये सवाल पूछने पर कि ठीक है भाई, अगर मतभेद थे, मनभेद नहीं थे, तो 20 साल का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा, इस पर छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि बीएमसी चुनाव है, ठीक है, कोalition हर कोई करता है अपने अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, और बीएमसी की इंपॉर्टेंस क्या है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक, आपका भी स्वागत करते हुए मैम, जरा ये बता दीजिए कि अगर पहले आप लोग ये कहते थे कि भाई अजित पवार गलत रास्ते पर निकल गए हैं, तो आज की तारीख में माफी कौन मांगेगा? शरद पवार साहब मांगेंगे या अजित पवार साहब कह दे कि नहीं हमने गलत किया था? क्योंकि अब बीएमसी चुनाव को लेकर कम से कम गिनी चुनी सीट पर ही सही आप लोगों ने साथ आने का ऐलान या मन तो बना ही लिया है। मन हमने जरूर बना लिया है, आपको पता ही चल गया होगा जो भी अभी तक का जो भी चीजें हुई हैं। देखिए, कभी भी हम लोगों ने अलग रहते हुए भी मेरे ख्याल से कभी भी हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में कोई बुरी बातें बोली हूँ मुझे तो याद नहीं आता फ्रैंकली। इतने दिन से मैं भी स्पोक्स पर्सन हूँ पार्टी की, और हमेशा से हम 7-8 साल हो गए मुझे बोलते हुए, पर हमने तो कभी भी, मुझे लगता नहीं कि हमने कभी भी उन लोगों ने माननीय पवार साहब के बारे में कुछ बुरा बोला हो या हम लोगों ने उनके बारे में कुछ बुरा बोला हो। एंड फ्रैंकली मुझे तो ये लगता है कि अगर दो पार्टीज मिल रही हैं किसी भी बेसिस पे, चलो एक छोटे चुनाव के लिए मिल रही है, तो इसमें लोगों को मतलब इतनी प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली बीजेपी को। और देखिए, हम लोग का जो है माननीय सुप्रिया ताई ने बहुत मतलब वेरी क्लियरली शी हैज सेड कि भाई हम अपनी मतलब आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करेंगे।
और देखिए माननीय दादा ने भी मेरे ख्याल से उस एनडीए में रहते हुए भी कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करते हुए मैंने उन्हें देखा नहीं। तो बेसिक बात ये है कि एक राजनीति में चीजें होती हैं ना, अगर दो परिवार चाहे वो राज ठाकरे जी हों और उद्धव ठाकरे जी हों, अगर वो मिल रहे हैं तो मतलब अदर लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आता। कहने के लिए वो लोग कहते हैं कि इनके मिलने से होता क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमको, तो पर फर्क तो जरूर पड़ता है जब अगर वो इस तरह की बातें करते हैं। बेसिकली तो देखिए हम लोग जो भी है, हमारी माननीय सुप्रिया ताई ने हमेशा यही बोला है कि जो भी हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं या जो भी हमारे जो कैडर मतलब चाहते हैं उनको सबको कंसल्ट करके सबके कंसेंसस से ही जो कुछ भी होगा डिसीजन होगा। एंड यू हैव सीन और जो भी महाराष्ट्र के भले के लिए होगा वही मतलब हम लोग करना चाहेंगे। अभी आपने देखा ही है कल बारामती में इतना बड़ा एक वो खोला गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, चंद पवार जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई। सो बेसिकली हम लोग का तो यही रहता है, हमारी जो लीडरशिप है देखिए हमेशा किस तरह के इनोवेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, ही वाज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और हमेशा ही उन्होंने बहुत सारी चीजें नई नई लाए हैं। एंड यू सी द एआई आल्सो दे आर लेके आए हैं। तो बेसिकली हम लोग का तो यही है। एंड आई डोंट नो व्हाई लोगों को इतना क्या प्रॉब्लम है। नहीं अगर ठीक हम है, लड़ लेकिन रहे हैं आपने तो क्या जैसे ही प्रॉब्लम? कहा कि ये तो देखिए वो जो आपने अभी लेकिन देखिए सीमा जी हमारे जैसे ही पहले कहा प्रवक्ता ने आपको कि बताया इतने कि छोटे ये से लोग तो चुनाव के हमेशा लिए with साथ their आ रहे हैं तो convenience, लोगों को with दिक्कत their क्या own होने लगी। convenience और किसी के बीएमसी साथ भी के मतलब चुनाव को एक छोटा सा चुनाव तो मत ही कहिए सीमा जी, क्योंकि ये बीएमसी बड़ा का चुनाव है, ऐसा नहीं, लगता है कि वो आपके छोटा कोई भी चुनाव बहुत छोटा सारी या बड़ा नहीं विधानसभाओं होता। को, चलिए मान ली लोकसभा मैं सीटों को अपनी सीधे गलती सीधे और मानती हूँ, बजट कोई के भी लिहाज चुनाव से तो छोटा या बड़ा नहीं बीएमसी होता इज है। वेरी इंपॉर्टेंट मैम। बीएमसी पावर सेंटर है तो छोटा चुनाव तो उसको मत ही कहिए। हाँ बट बेसिकली आप देखिए ना, इन लोगों ने कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चाहे पार्टियों को तोड़ के चाहे फोड़ के किसी भी तरह से जस्ट ये सरकार बनाते हैं। और ये लोग क्या क्या नैतिक अधिकार है हमसे पूछने का कि आप ठीक। लोग क्यों मिल रहे हैं, व्हाई यू आर गोइंग टुगेदर। एंड अगर किसी की गोपाल जी फैमिली का रियूनियन हो रहा है तो उसमें इतनी ठीक है मतलब प्रॉब्लम क्या गोपाल है जी, अब लोगों को, इसको किसका मुझे तो ये समझ नहीं सेटबैक, आता। किसका सेटबैक कहा जाए? आपके कोलिशन का सेटबैक कहा जाए कि अजित पवार कुछ सीटों के लिए ही सही शरद पवार के साथ जा रहे हैं, या फिर जो बोया वही काट रहे हैं वाली स्थिति है जो डॉक्टर सीमा मलिक इस वक्त कह रही है? भाई आप लोग भी तो यही करते हैं, फिर आपको कौन सा नैतिक अधिकार मिल जाता है इनसे पूछने का कि क्यों? नहीं देखिए, जिस तरह से अभी मुंबई की लोकल बॉडीज के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी 129 सीट जीत के महत्वपूर्ण तरीके से वहां काम करे। अभी मैं कल ही मुंबई में था और जिस तरह से मुंबई का विकास हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, चाहे वो कोस्टल रोड को लेके देखो या और उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, तो वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण जनता हमारे साथ है। और जहां तक शिवसेना उद्धव जो बाकी पार्टियां हैं उद्धव जी की और राज ठाकरे की, उन लोगों ने तो बाला साहब ठाकरे जी के जो आदर्श थे या जो उनके जो भावनाएं थी या जो जिन विषयों पे वो अपनी राजनीति की आगे चला रहे थे, उन सबको ही पूरी तरह से नकार दिया। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो वजूद है वह पूरी तरह से उसकी नींव ही हिल गई है उद्धव ठाकरे के जो कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन में आने के कारण। दूसरी बात, अब उनके आपस में ही गठबंधन ठीक नहीं है, तो अल्टीमेटली अगर सुविधा के अनुसार राजनीतिक रोटियां सेकने के केवल सुविधा के अनुसार वो गठबंधन करते हैं तोड़ते हैं, तो जनता उसको स्पष्ट रूप से देख लेती है और जनता उसको पसंद भी नहीं करती। लेकिन आप मुद्दों को लेके, विकास को लेके, देश के आर्थिक जो उपलक्ष्य जो बढ़ने के लिए जैसा महाराष्ट्र का और खासकर मुंबई का जिस तरह का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको लेके डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते, तो उसके कारण जनता आगे हमारे साथ खड़ी होती है। और इसी चीज को रेखांकित करके हम कहना चाहते हैं कि वही एक महत्वपूर्ण बात है। जनता के मुद्दों को उठाओ, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करो और देश के विकास में अपनी नहीं, लेकिन अग्रवाल साहब फिर वही बात कि अगर इनके गठबंधन में ठीक नहीं है, सब लोग सुविधा अनुसार राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आपके गठबंधन पर भी तो बात होगी ना, फिर अजित पवार साहब पर भी तो बात होगी ना,
कि आप ही का सेटबैक रहा ना, फिर आप उनको नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि फडणवीस साहब ने कह दिया था, तो अब फडणवीस साहब ने जो कह दिया वो सोच समझ कर कहा होगा, यहां तक की बात क्यों आ गई? आप लोग तो शिव सैनिकों का ही तो होल्ड अभी तक रहा है ना, अगर बीएमसी पे मोटे तौर पर मैं देखूं, और आप जब जब जिसका हिस्सा रहे, प्राइम फोकस में शिव सैनिक ही रहे हैं। ऐसे में इधर अजित पवार का चले जाना, उधर राज ठाकरे का उधर साथ हो जाना, इसको बीजेपी अपने खिलाफ एक फ्रेमवर्क देखती है या नहीं देखती? और अजित पवार को होल्ड क्यों नहीं कर पा सारी सीटों में साथ लेकर? देखिए, सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, हमारा जो उद्देश्य है वह महाराष्ट्र का, मुंबई का विकास, उसमें जो हमारे साथ है, जो उस विकास के लिए हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, वह महत्वपूर्ण है, ना कि गठबंधन इसके साथ करना उसका महत्व है। मैं यही फर्क आपको बता रहा हूं। जो उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन है, चाहे कांग्रेस से पहले था या राज ठाकरे से था या वो था, वो गठबंधन के लिए, मुद्दों को लेके नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों को लेके या उनके विचारधारा को लेके नहीं है, वो उनकी विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार हैं और ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं जो कि देश हित में काम नहीं करे, महाराष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे। तो उनके लिए महत्वपूर्ण गठबंधन है और हमारे लिए महत्वपूर्ण जनता का विषय है। यही फर्क है। आज अजित पवार साथ में है, वो मतलब है कि जो महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेगा, हमारे साथ आए, उसके लिए जो आवश्यक, गठबंधन के लिए हम गठबंधन नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए और मुंबई की आवश्यकताओं के लिए काम करेंगे। ये फर्क है। तो अगर किसी बात में अगर हमारा किसी से डिफरेंस होता है, विकास को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, नेशनल आइडियोलॉजी को लेके, आप तो यही कह रहे हैं, जब 1978 और 80 में जनता पार्टी के साथ केंद्र सरकार को हम लोगों ने जब दूरी सदस्यता के माध्यम से उन लोगों ने वो प्रश्न उठाया, तो हम अटल जी और वो छोड़ के निकल आए। तो गठबंधन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना है तो ठीक है, बट गठबंधन के लिए गठबंधन करना है, केवल जीतने के लिए गठबंधन करना है, आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करके गठबंधन करना है, तो फिर हम उसके साथ नहीं है। ये बात हमारे लिए बहुत स्पष्ट रूप से मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। ये फर्क है। इस चीज को आप समझ के हम इसी को रेखांकित कर रहे हैं। ठीक है। अगर ईशान साथ साथ कांग्रेस, फिर आप साथी शरद पवार, ठाकरे, सारे के सारे महाविकास आघाड़ी में साथ आते हैं, तो क्या होगा? फिर आप एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उधर वाले इधर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कहीं नहीं थे फिर वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं, आ तो रहे हैं। इंपॉर्टेंस बीएमसी की है, इसी वजह से शायद एक भले ही आइडियोलॉजीज अलग हों, ठीक है, लेकिन बीएमसी चुनावों के लिए हम सबको किनारे रख देते हैं, क्योंकि हमें बीएमसी का चुनाव जीतना है, अपने व्यक्ति को मेयर के पद पर बैठाना है, क्योंकि मेयर कम्स विद द पावर एंड द अथॉरिटी इन मुंबई एंड बीएमसी। तो क्या होगा फिर? हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जाएंगे। कांग्रेस अपने आप को इस पूरे अलायंस के बीच में कहां पर देखती है? देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी, हम जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम विचारधारा की पार्टी। आपने बोला कि सब चीज़ों को साइड रख दीजिए, अपना मेयर बना लेंगे, अपनी सत्ता में काबिज हो जाएंगे। नहीं, सब चीज़ों को साइड नहीं रखा जा सकता। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और अपनी विचारधारा को पीछे छोड़ के हम सत्ता में काबिज होना नहीं चाहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो लोगों ने अडानी का हाथ थाम लिया, गौतम अडानी का, वही अडानी जो देश के संसाधनों पे कब्जा कर रहा है इस समय, जिसको खुली छूट दे रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि जाओ जाके जंगल काटो, जाओ जाके एयरपोर्ट्स को चलाओ, जाओ जाके देश के जो पोर्ट्स हैं उनको चलाओ, जाओ जाके कहीं भी जाके खनन कर लो जाके कोयले का, जाओ जाके किसी भी रेट पे जाके कोयला बेच दो जाके देश को, तो वो हम नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों के साथ हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे जो अडानी के साथ खड़े हुए हैं और अडानी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम विचारधारा की बात करते हैं पूर्णिमा जी, तो हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया की। हम मराठी माणूस को उत्तर भारतीयों से अलग नहीं देखते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि मराठी माणूस सबसे आगे और उसके बाद उत्तर भारतीयों को वहां पे जाके पीटा जाए।
मुंबई में जो काम करने पे बेचारे, जो अपने पलायन करके अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, जो महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं, उनको पीटा जाए, इस तरह के अलायंस के साथ हम नहीं खड़ा होना चाहते हैं। पहली बात तो ये। तो आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ कैसे अलायंस कर लिया आपने? मतलब आप उसका समर्थन करते थे पीटने पाटने का? सवाल ये भी बनता है। हम अब मैं कह बीच में रहे नहीं बोला हैं- था। गोपाल जी, आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, एक बार धैर्यपूर्ण सुन लीजिए एक बार। देखिए क्या है कि महाराष्ट्र बीएमसी में जो पूरा जो क्षेत्र आता है, उसमें लगभग जो उत्तर भारतीय हैं, जो यहाँ से पलायन करके काम करने के लिए गए हैं, वो 20 से 25% है। अगर राज ठाकरे जैसा व्यक्ति जो उत्तर भारतीयों को पीटने का काम करता हो, जिसके कार्यकर्ता, या उत्तर भारतीयों को गाली देने का काम करता हो, या फिर एक भाषा की मराठी ही बोलनी आनी चाहिए, इस चीज का समर्थन करता हो, तो हम इस तरह के अलायंस के साथ भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमारा इंडिया अलायंस है, उसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें शरद पवार भी हैं, लेकिन हम इस तरह के अलायंस का समर्थन नहीं करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को, इनका जो अलायंस था, महाझूठी जो सरकार ये चला रहे हैं इस समय महाराष्ट्र में, उसी का एक व्यक्ति जिसको ये कोस के पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी बोलते थे, उसके खिलाफ सारे एजेंडा इन्होंने चलाए, उस पर सारे केसेस, जब वो सरकार में चला गया तो केसेस हटा भी लिए उसके नेताओं पे से और उस पर भ्रष्टाचार के, लेकिन उसी के साथ सत्ता में काबिज होने के लिए, इसको बोलते हैं पूर्णिमा जी विचारधारा का फर्क, कि हमने ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ नहीं मिलाया, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही व्यक्ति के साथ, अजीत पवार जैसे व्यक्ति के साथ, और जो उनके साथी हैं सारे, उनके साथ सरकार चलाने का काम किया। रात को मुझे याद है वो दिन जब अजीत पवार को सुबह सुबह 5 बजे चोरी छुपे शपथ दिलवाई गई थी, और देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो ये छुपे छुपे जो भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाने का काम, उनको वॉशिंग मशीन में धोने का काम, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। कांग्रेस पार्टी विद अ डिफरेंस है, हम भ्रष्टाचारियों के साथ, देश के जो संसाधनों पे लोग कब्जा कर रहे हैं, उनके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आप इस कोalition के साथ नहीं है ना, ये बहुत क्लियर है। देखिए तो अभी भविष्य की गणना नहीं, अभी तो आपने अभी हम अजित तैयारी पवार कर पर रहे भी हैं सवाल सभी उठा सीटों दिए, पे। आपने राज ठाकरे पर भी बिल्कुल, सवाल हम उठा दिए कि हम साथ में नहीं, एंड वेरी ब्रेव ऑफ यू कि भाई आपने ये क्लियर कर दिया कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हम हमारी सभी- विचारधारा इंटैक्ट है। तो बिल्कुल, मतलब आप इस कोalition का हिस्सा किसी भी तरीके से नहीं होंगे। बिल्कुल, हम सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, और हम, क्योंकि हमारा देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ हमारा संगठन बहुत मजबूत है। अभी ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कई जगह हमारे में कमियां हो सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमारा जो संगठन है वो मजबूत है। हम मजबूती के साथ सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने अभी मुद्दों की बात करी और मुद्दा नहीं उठाया एक भी बीएमसी का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी जवाब ले आप भी बॉम्बे जवाब गई ले होंगी, लीजिए ना, आपने एक बहुत सारी बस बातें, आखिरी बात, जवाब। इस पे भी जवाब ले लीजिएगा। होता क्या है, जब बारिश होती है ना, तो आज भी बॉम्बे में ही उतना ही जलभराव होता है जितना पहले होता था, और उससे बढ़ गया है। आज भी सीवर जो हैं बॉम्बे के, मुंबई के, वो आज भी ओवरफ्लो करते हैं। जो बॉम्बे की हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है। इन सब मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि हम जनहित से जो जुड़े हुए मुद्दे उन्हीं को उठाते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात यह है कि अभी इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि हम लोग इंडिया अलायंस में तो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, शरद पवार के साथ हैं, लेकिन हम इनसे विचारधारा हमारी मेल नहीं खाती और हम ये इलेक्शन में इनके साथ नहीं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है ना कांग्रेस के, यह इनकी लीडरशिप को भी कंफ्यूज करती है और देश की जनता को भी कंफ्यूज करती है। कांग्रेस केरला में एलडीएफ के साथ और कम्युनल पार्टीज के साथ अलायंस करेगी और वेस्ट बंगाल में उन्हें गाली देगी। तो यह जो पूरी तरह से इनका जो कंफ्यूजन है, यह कंफ्यूजन नहीं है, यह केवल सुविधा की राजनीति है। और अल्टीमेटली यह इसी बात को लेकर, जब इनने बोला कि वहां के मुद्दे नहीं उठाते, अरे मुद्दे आप वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर कितना सब कांग्रेस का जिम्मेदारी है। आज जब से देवेंद्र फडणवीस के सत्ता में आए हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि कल ही मैं मुंबई से रात को लौटा हूं, किस तरह से वहां पे विकास हुआ है, किस तरह से वहां पे जनता के मुद्दों को लेके
काम हुआ है। आज जनता का किस तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लेके पॉजिटिव सेंटीमेंट है, यह क्यों है? क्योंकि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के सम्मान के लिए काम कर रहे ठीक है। हैं, और देश के विकास में जो महाराष्ट्र और मुंबई का योगदान होना चाहिए उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे डबल इंजन की बात करते हो या ट्रिपल इंजन की बात करते हो, या प्रधानमंत्री के जो सरकारी स्कीम्स है, जन कल्याणकारी योजना, उनको जन जन तक पहुंचाने की बात करते हो। महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को, और उसका कारण बता रहे वोट चोरी। सब सुप्रीम कोर्ट ने उधर जाएंगे अग्रवाल साहब तो फिर अलग बहस चली जाएगी, फिर वोट चोरी वाला मुद्दा फिर अलग चला जाएगा। द्विवेदी साहब, मुद्दा इनके पास मुद्दा वोट चोरी है केवल, और कोई मुद्दा ही नहीं। ठीक है सर। द्विवेदी साहब मैं लेती हूँ आपका जवाब, ईशान आपका भी मैं जवाब लूंगी। एक सेकंड सीमा जी मैं आती हूँ एक बार जल्दी से। रमनीश जी, इस पूरे सिनारियो के बीच में अगर ठाकरे मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं, फिर इधर अजित पवार शरद पवार साथ आते हैं, ये किसको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है? और दूसरा, क्या ये एक एंटी आइडियोलॉजी अरीना टाइप वाली सिचुएशन नहीं स्टैब्लिश हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ, किसकी क्या आइडियोलॉजी, अभी साथ क्यों, इससे पहले दूर क्यों, कब आगे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं है फिर? सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा पूर्णिमा जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान भाई ने कहा कि विचारधारा वाली पार्टी है कांग्रेस। कौन सी विचारधारा की बात करें? सर्जिल इमाम वाली विचारधारा, ओसामा वाली विचारधारा, हाफिज साहब वाली विचारधारा, मनिकम अभी जो इनके सांसद हैं मनिकम जी, उन्होंने एक कल कहा कि अलकायदा से संबंध मतलब आरएसएस को जोड़ना अलकायदा से जोड़ा जाता है, आईएस से जोड़ा जाता है, बोको हरम से जोड़ा जाता है। फिर विचारधारा की बात करें तो तुष्टिकरण वाली विचारधारा है, ये परिवारवाद वंशवाद वाली विचारधारा, मतिभ्रम वाली विचारधारा मैं कह सकता हूँ, और राजनीतिक दोगलापन वाली विचारधारा मैं कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी आप शरद पवार, अजित पवार और लोगों के साथ फिर साठगांठ की बात करें, गठबंधन की बात करें तो प्रकाश आम्बेडकर जो हैं, जो कि आम्बेडकर साहब के पोते हैं, वीवीए पार्टी, उसके साथ वो जाने चाह रहे हैं। जो कि प्रकाश आम्बेडकर जी लगातार बार सनातन विरोधी बयान देते हैं, सनातन के ऊपर हमला करते हैं। भले ही वो अंबेडकर साहब भीमराव अंबेडकर जी के पोते हों, संविधान निर्माता के पोते हों, लेकिन आप जब चुनाव में जाएंगे तो कोई मुद्दा तो होगा ना। तो अंबेडकर साहब को तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनके खिलाफ में चुनाव लड़ाया, उनके नीतियों का विरोध किया, उनके संविधान जो है निर्माता उनका सबसे ज़्यादा यदि कोई विरोध किया वो तो कांग्रेस पार्टी है। तो आप उनके मुद्दों को, उनकी आइडियोलॉजी को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, इसे कहते हैं राजनीतिक दोगलापन, इसे कहते हैं राजनीतिक मतिभ्रम, जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार हर एक चुनाव में करती है। और इसका खामियाजा मैं देख रहा हूं कि हर एक चुनाव में आज जिस तरह से भद्द पिट रही है कांग्रेस पार्टी की, उन्हीं नीतियों की वजह से। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही विचारधारा है विकास के मॉडल को, और आज मुंबई को किस तरह से बिजनेस ग्लोबल सिटी बनाना है, ये विचारधारा चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, चाहे हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, दोनों की विचारधारा सेम है। लेकिन अच्छा, ये अभी आपने गौतम अडानी जी के विरोध की भी बात करी, अभी आपने स्वर भी सुन लिया ईशान भाई से, लेकिन अभी तो शरद पवार आपके गठबंधन में है ना भाई। शरद पवार जी तो अंगोछे बिछाए हुए थे, उन्होंने तो सबसे पहले स्वागत किया अभी गौतम अडानी जी का। और जहां जहां आपकी सरकार है, गौतम अडानी का प्रोजेक्ट वहां पे काम कर रहा है, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी को आने चाहिए, सामने आकर के विरोध करें। लेकिन ये सारी चीजें जो होती है, देखिए कहीं भी कोई भी चुनाव हो, ये किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। जो जब नीतियों की बात करें, नैतिकताओं की बात करें, तो जो सनातन के विरोध में चला जाता है, जो आप देखिए कि आम जनता के विरोध में, आप अभी आपने उत्तर भारतीय की बात करी, तो आप उद्धव ठाकरे के भाई है ना, राज ठाकरे के तो गुंडे वहां पे पीटते हैं ना बिहारियों को और उत्तर भारतीयों को, तो आप उनका समर्थन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप राज ठाकरे को बोल दें, कांग्रेस पार्टी सामने रखे कि राज ठाकरे के साथ या उद्धव ठाकरे के साथ हम नहीं करेंगे कोई भी संबंध। और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे जी सबसे पहली हिंदुत्व के आज देखिए हिंदुत्व का जो सबसे प्रबल विरोधी रहा जो पार्टी, आज उसके साथ किस तरह से गठजोड़ आप बनाए हुए हैं।
तो यदि कहा जाता है ना, ठीक। किसी ने यदि कोई कत्ल किया है विचारों का, ठीक है। विचारों का कत्ल करने वाली ठीक। पार्टी आज है कोई तो उद्धव ठाकरे ठीक जी हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका जवाब मैं लेती हूँ। सीमा जी फौरन आपके पास भी आ रही हूँ, संजय द्विवेदी जी आपके पास भी। ईशान, ये पहले संजय द्विवेदी जी अपना एड ऑन प्लीज 30 सेकंड्स में दे दीजिए। सीमा जी फिर आपका लेती हूँ काउंटर में। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि जब पीडीपी से गठबंधन किया बीजेपी ने, तब तो राजनीतिक विश्लेषक को दिखाई भी नहीं पड़ा। जेजेपी से गठबंधन किया तब इनको नहीं दिखाई पड़ा। जो बखान आज भारतीय जनता पार्टी बैठ के कर रहे हैं, माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी का नेतृत्व में पीडीपी से गठबंधन हुआ था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जो माननीय जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, विधानसभा चुनाव घोषणा होने वाली थी, तब इन्होंने 10 गारंटियां घोषित की थी कि इन्होंने कहा था लाडी बहनों 21 रुपए देंगे, शिव भोजन थाली देंगे, इसका मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, वृद्धाओं को पेंशन देंगे और बिजली बिलों में माफी देंगे। आप मुझे बता दीजिए इनमें कोई भी चीज पूरी हुई? कांग्रेस खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है कि साथ में आ रहे हैं आपके ठाकरे साहब, नहीं इत्तेफाक रखती इस बात से कि राज ठाकरे साथ में आ रहे हैं, नहीं रखती इस बात से इत्तेफाक, तो क्या करें? आप ही की साथी है ना। नहीं, क्या कहा आपने? मैं सुना नहीं। मैंने कहा द्विवेदी साहब कि ठाकरे, राज ठाकरे साथ में आए, अजित पवार का साथ में आना कांग्रेस को भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कांग्रेस तो आप ही की साथी है ना। नहीं, कांग्रेस हमारे एक्सेप्टेबल है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इनको भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। अरे सामने बैठ के कह रहे हैं वो सामने बैठ के कह रहे हैं, तो मैं इसमें बेफिक्री या फिक्री की बात नहीं कर रही हूँ। वो यहाँ पर बैठ कर कह रहे हैं, आपने स्किप आउट कर दिया क्या उतना हिस्सा? नहीं, इन्होंने मना नहीं किया। अभी इन्होंने कोई महिया नहीं कहा गठबंधन से। और कैसे लिखित में भिजवाइएगा क्या? संजय द्विवेदी जी लिखित में देंगे क्या? नहीं कहा है। और राष्ट्रीय नेतृत्व अरे लिखित में भेज दीजिएगा क्या कांग्रेस का? नहीं, सुन तो पूर्णिमा सुन लीजिए। अरे सर आपने नहीं सुना, मैं तो सुन रही हूँ या बगल में बैठ के मैं सुन रही हूँ। आपने नहीं सुना, वो कह रहे नहीं जाएंगे ऐसे लोगों के साथ भाई। अरे उनके कहने, देखिए वो कह रहे हैं उनकी व्यक्तिगत भाषा हो सकती है ना। मैं अरे वो प्रवक्ता की हैसियत से बैठे, व्यक्तिगत थोड़ी वो प्रवक्ता की हैसियत से बैठे, कांग्रेस की व्यक्तिगत राय थोड़ी है उनकी। डॉक्टर सीमा मलिक, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन से मना नहीं किया। हमारा जैसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, वैसे गठबंधन हमारे चुनाव बाद फिर हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास से बता रहा हूँ। सीमा जी, मैं तो बगल में बैठ के सुन रही हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल रहे हैं। मतलब मेरा भी यही कहना है कि देखिए अभी तो मतलब टॉक्स आर ऑन। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि डिसाइड हो गया है कि एमबीए वाले मतलब कांग्रेस नहीं आएगा या हम लोग कौन क्या ज्वाइन कर रहा है। तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, यू नो। आधिकारिक रूप से हम कैसे कह सकते हैं बात। और देखिए जहाँ तक ये चीजें हैं, देखिए वी आर नॉट अगेंस्ट अगेंस्ट एनी इंडस्ट्रियलिस्ट और समथिंग। अगर होता भी है तो जनरली हम ऑपोजिशन हमेशा ये कहता है कि क्यों एक ही व्यक्ति को सब चीजें दी जाती हैं। अदरवाइज देखिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो भी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, उन लोग का भी बहुत रोल होता है इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में हमारी कंट्री के। और देखिए जहाँ तक इन लोगों की बातें हैं, जो भी ये जो मारने की घटनाएं हुई है, तो दिस इज सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी सत्ताधारी लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह से देखिए हर चीज पे तो उन्होंने अपने प्रोमिसेस तोड़ दिए। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, आज उसमें कितने पैसे लोगों को मिल रहे हैं, किस तरह से लोगों को उनकी छटनी कर दी गई है, और किस तरह से वहाँ पे पुरुषों को पैसे दिए गए हैं उस योजना में, है ना। किस तरह की कपड़ेबाजी वहाँ पर हुई है। आप फार्मर्स को देख लीजिए, प्रोग्रेस एंड उसकी बातें करते हैं ये लोग। देखिए फार्मर्स का क्या हाल है। अभी आप देखिए बाढ़ आई थी, इतना उनकी पीड़ा तो हमसे देखी नहीं जाती, फ्रैंकली मैं कहूँगी। इतने मेरे ख्याल से 761 किसान आत्महत्या कर चुके हैं कुछ महीनों में। सबसे ज्यादा समय तक तो कृषि और मंत्री देखिए रहे जिस तरह से इन्होंने 32,000 करोड़ का पैकेज आपने उनको देने का वादा किया था, पर अभी तक भी वहाँ पे वो संभाल नहीं पाते हैं क्या? केवल 8,500 करोड़ दिए गए हैं उनको। और देखिए मतलब किस तरह से उनके सब कुछ घर टूट गए हैं, खेतों में रेत हो गई है, मवेशी उनके सारे मर गए हैं, पर फार्मर्स के लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है। एंड ये तो जो भी हो रहा है मुंबई में, आप देखिए अभी क्रिसमस था, उस दिन भी किस तरह से लोगों के मतलब
मतलब प्लेस लाइक बॉम्बे में अगर ये सब कुछ हो सकता है कि उनको आप मतलब किसी भी तरह से आप उनको तंग करते हैं क्रिश्चियंस को, तो ठीक देखिए है। पॉलिटिक्स, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। पॉलिटिक्स जो है वो जो इनकी, उसको सब लोग जानते हैं कि केवल लोगों को आपस में लड़ाना। और जिस तरह से देखिए परिवारवाद की बातें कर रहे थे, मेरे ख्याल से और तो किसी ने नहीं कहा, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो, स्पीकिंग लाइक अ बीजेपी प्रवक्ता की तरह वो बोल रहे कि मतलब ये सब चीजें मतलब ज्यादा सच बोल दिया क्या? दिस इज नॉट डन। नो, है ना? बट इट्स Basically नॉट जो डन ना। basic मुद्दे हैं, कब आप तक ये हम आप देखिए, लोग को PDP झेलते में रहेंगे? लिखा है बड़ा भाई, महिलाओं के नहीं प्रति कब तक नहीं झेलते? है, वंशवाद और परिवारवाद को कब तक झेलते रहेंगे? ठीक है। नहीं, पहले कब गोपाल तक जी झेलते को- रहेंगे? ठीक, कब ठीक। तक झेलते रहेंगे? नस पकड़ लिया इसलिए दर्द हो गया दोनों को, नस पकड़ लिया इसलिए दर्द हो गया। संजय जी, नहीं देखिए आराम ना, से चर्चा हो रही है। एक आधा संजय सा जी, आराम से कार्यकर्ता एक चर्चा हो पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बन जाता है, और आप में जब कब तक चले नहीं पवार गुट, मतलब एक पवार गुट ही बनता रहेगा, एक उसी को जिम्मेदारी मिलती रहेगी। गांधी परिवार में एक नेहरू जी के परिवार से आएगा, उसी को जिम्मेदारी मिलती रहेगी। परिवारवाद पर चर्चा। इसमें तो हम लोग गोपाल जी, विरोध करेंगे ना भाई। गोपाल जी आपका काउंसिल कौन सी नीतियों को 30 आप लोग का सेकंड्स समर्थन रखेंगे करें? गोपाल कृष्ण कब तक अग्रवाल जी के लिए, फिर ईशान आपसे वंशवाद क्लोजिंग और कमेंट लूंगी, खत्म कर। ठीक है गोपाल साहब, गोपाल जी 30 सेकंड। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कहा कि किसानों के लिए क्या किया क्या नहीं किया। देखिए जो एमएसपी है गन्ने के ऊपर, कपास के ऊपर, हमारी सरकार ने उसको कितना बढ़ाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसान लोग काम करते हैं। उसके लिए अमित शाह जी, हमारे सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया। अमित शाह जी खुद उसको देख रहे हैं और 56 से ऊपर उसमें अमेंडमेंट करके एक छोटा सा जवाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि हमेशा इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर अजित पवार जी एक मिसिंग लिंक क्यों साबित होते हैं आपके लिए? अजित पवार जी एक मिसिंग लिंक क्यों साबित होते हैं? हमेशा उनकी नाराजगी की खबरें आती हैं, वो शरद पवार जी के साथ भी लड़ रहे हैं, तो वो मिसिंग लिंक क्यों है हर बार? नहीं, मिसिंग लिंक ये कोई नहीं है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर खड़े होकर, जो उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा वो हमारे साथ आए। टेक अवे पॉइंट, अजित पवार आपकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है इस वक्त, और इसीलिए वो आपके साथ नहीं है। ठीक है ईशान, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। सामने दो लोग बैठे हैं, संजय द्विवेदी जी, सीमा जी, आपकी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं जब आपने साफ साफ नेशनल चैनल पर बैठकर बोला हम नहीं जाएंगे इनके साथ साथ। अब इसमें मैं इनकी त्रुटि समझूं कि आपकी बातों को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, या आपकी त्रुटि समझूं कि आपको कोई गंभीरता से लेना ही नहीं चाहता है? 30 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट, फिर वाइंड अप करूंगी। पूर्णिमा जी देखिए, 99 सीट के साथ लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो राहुल गांधी जी हैं। वो जनता हमें इम्पोर्टेंस दे रही है कि आप विपक्ष हो, सबसे बड़े विपक्ष हो, और देश में आप जो किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ी जातियों की आवाज़ उठाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस कोई हमें दे ना दे, जनता हमें दे रही है। पहली बात तो ये। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्लेषक जी हमारे पढ़ के आए हैं, मुझे लगता है व्हाट्सएप से, आपने सबको मौका दिया, मेरे को भी दीजिएगा। हाँ, विश्लेषक जी व्हाट्सएप से पढ़ के आए हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर संविधान बनाने के बाद जो नेहरू जी का पहला कैबिनेट बना था, अगर उसमें कानून मंत्री अंबेडकर जी बने थे, BR अंबेडकर जी, तो वो कैसे बन गए? दूसरी, आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलो दोबारा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सुविधा की राजनीति। अभी जिस पे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी पूरा लेक्चर दिए, मैं उसमें बता देता हूं। जम्मू कश्मीर पे PDP के साथ गठबंधन, महाराष्ट्र में NCP के साथ गठबंधन, हरियाणा में JJP के साथ गठबंधन, पंजाब में अकालियों के साथ गठबंधन, तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन, कर्नाटका में JDS के साथ गठबंधन, और आंध्र प्रदेश में कभी जगन मोहन रेड्डी के साथ गठबंधन और कभी चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन। तो अगर ये केमिस्ट्री जो है, ये जो फिजिक्स है, ये क्या कहलाती है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन अगर गठबंधन, मुझे खत्म करना है, मुझे खत्म करना है, लेकिन अगर गठबंधन इतना गुना है, इतना बड़ा गुना है, तो नहीं, फिर गुना नहीं है, तो ज्ञान ना दे, एक तरफा ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो फिर कांग्रेस को अपने गठबंधन की लिस्ट बनानी चाहिए, हर एक राज्य में अपने गठबंधन की लिस्ट बनानी चाहिए। ये बताना चाहिए कि कैसे राज्यों में दूसरी पार्टीज पर वो गठबंधन की वजह से निर्भर नजर आते हैं। तो कांग्रेस को भी अपनी एक लिस्ट इस पर बना लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। द्विवेदी साहब, मेरे पास समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगी सर। सीमा मलिक जी, आपका भी शुक्रिया। रमनीश जी, शान, आपका भी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।